आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट के बारे में, जो कि संबंधित है हम्म, जो कि संबंधित है बहरेपन के कारण, निवारण और प्रभाव से। सबसे पहले बात करेंगे श्रवण हानि के कारण और निवारण। श्रवण हानि के जो मुख्य कारण है, श्रवण हानि के कारणों को समय के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? जन्म से पूर्व, प्री नेटल केसेस में क्या होता है? ये कारण बच्चे के जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान होते हैं। आनुवांशिकता, जेनेटिक, माता पिता या परिवार के इतिहास में पहरापन होना। संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान माँ को रूबेला, सिफिलिस या साइटोमेगालोवायरस जैसे संक्रमण का होना। दवाओं का दुष्प्रभाव, गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह के बिना हानिकारक दवाओं, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स का सेवन करना। कुपोषण, गर्भवती महिला में आयोडीन या अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का होना। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, जिसे इनॉक्सिया भी कहते हैं। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना। समय से पूर्व जन्म, बच्चे का वजन बहुत कम होना, लगभग 1.5 किलो से भी कम। पीलिया, जन्म के तुरंत बाद गंभीर पीलिया होना जो श्रवण नस को प्रभावित कर सकता है। चोट या प्रसव के दौरान औजारों के गलत इस्तेमाल से कान पर चोट लगना। जन्म के बाद के कारण, बीमारियां, दिमागी बुखार, खसरा या कंठमाला। कान का संक्रमण, मध्य कान में मवाद या तरल पदार्थ का लंबे समय तक बने रहना। तेज शोर, पटाखों या कारखानों के तेज शोर के संपर्क में रहना। विषाक्त दवाएं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो आंतरिक कान की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। निवारण और रोकथाम क्या है? प्राथमिक, प्राइमरी प्रिवेंटेशन क्या होता है? प्राथमिक निवारण, समस्या को होने ही न देना, जैसे टीकाकरण, किशोरियों और महिलाओं को रूबेला का टीका लगवाना। जागरूकता, नजदीकी रिश्तेदारों में शादी के जोखिमों के बारे में बताना। सावधानी, गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ना लें। शोर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण से बचना और ईयर प्लग का उपयोग करना। सेकेंडरी प्रिवेंटेशन, द्वितीयक निवारण क्या है? शुरुआती पहचान और उपचार, इसका उद्देश्य समस्या को बढ़ने से रोकना है। जल्द पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है? नवजात शिशुओं की OAE या बेरा टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग करवाना। समय पर इलाज, कान में मवाद आने या दर्द होने पर तुरंत ENT डॉक्टर को दिखाना। मशीन का उपयोग, सुनने में कमी महसूस होते ही उपयुक्त हियरिंग ऐड लगवाना ताकि भाषा विकास ना रुके। टर्सरी प्रिवेंशन क्या है? तृतीयक निवारण, पुनर्वास और शिक्षा, जब बाधित हो चुकी हो तब उसके प्रभाव को कम करना। विशेष शिक्षा में क्या महत्व है? बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार विशेष स्कूल या समावेशी स्कूल में दाखिला दिलाना। वाक प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी, बच्चे को बोलना और संवाद करना सिखाना। कौशल विकास, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। विशेष शिक्षा में टीचर्स रोल, एक विशेष शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका निवारण में महत्वपूर्ण है। केस हिस्ट्री लेना, बच्चे के इतिहास को जानकर यह समझना कि समस्या अस्थायी है या इलाज योग्य है। परामर्श, माता पिता को बच्चे की क्षमता के बारे में सकारात्मक जानकारी देना। कक्षा प्रबंधन, यह सुनिश्चित करना कि बच्चा संक्रमण या धूल मिट्टी से दूर रहे, जिससे कान की स्थिति और ना बिगड़े। निवारण के मुख्य स्तर क्या है? प्राथमिक, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण। द्वितीय क्या है? स्क्रीनिंग, जांच, शीघ्र हस्तक्षेप। तृतीय, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी या सहायक उपकरण।
विकास, शिक्षा और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों पर श्रवण बाधित के प्रभाव। श्रवण बाधिता का प्रभाव केवल सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, उसकी शिक्षा और भविष्य में मिलने वाले रोजगार के अवसरों को भी गहराई से प्रभावित करती है। विशेष शिक्षा के दृष्टिकोण से इन प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण नीचे है। क्या है? विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। श्रवण बाधिका श्रवण बाधिता का सबसे गहरा प्रभाव बच्चे के भाषाई और सामाजिक विकास पर पड़ता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास क्या है? भाषा का विकास सुनने से जुड़ा है। श्रवण बाधित बच्चा शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध नहीं बना पाता, जिससे उसका शब्दकोश सीमित रह जाता है। वे अक्सर अमूर्त शब्दों जैसे ईमानदारी, ईर्ष्या या जटिल व्याकरण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, यद्यपि श्रवण बाधित बच्चों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों जैसी ही होती है, लेकिन सूचनाओं के अभाव और भाषाई बाधा के कारण उनकी अवधारणाओं को समझने की गति धीमी हो सकती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, दूसरे की बातें ना समझ पाने के कारण ये बच्चे अक्सर सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाते हैं। उनमें हीन भावना, चिड़चिड़ापन या संकोच उत्पन्न हो सकता है। शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा के क्षेत्र में इन बच्चों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया, कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों को समझना उनके लिए कठिन होता है। वे मुख्य रूप से दृश्य सूचनाओं पर निर्भर रहते हैं। पठन और लेखन, चूंकि उनकी मौखिक भाषा का आधार कमजोर होता है, इसलिए उन्हें पढ़ने और लिखने साक्षरता कौशल में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। समावेशी शिक्षा की चुनौतियां, सामान्य स्कूलों में बैठने की व्यवस्था, शोरगुल और शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण न होना उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। उन्हें अतिरिक्त समय और अनुकूलित मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। रोजगार के क्षेत्रों पर प्रभाव, रोजगार के मामले में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए अक्सर अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। कार्यस्थल पर संचार, मीटिंग्स, फोन कॉल्स और टीम वर्क के दौरान संवाद करने में कठिनाई आती है। हालांकि आधुनिक तकनीक जैसे ईमेल, व्हाट्सएप और ट्रांसक्रिप्शन ऐप्स ने इसको कम कर दिया है। रोजगार के उपयुक्त क्षेत्र, श्रवण बाधित व्यक्ति उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां दृश्य कौशल और एकाग्रता की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कंप्यूटर और आईटी, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कला और शिल्प, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, निर्माण और तकनीक, लैब टेक्नीशियन, असेंबली लाइन वर्क, ऑटोमोबाइल रिपेयर। कानूनी आरक्षण, भारत में आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांग, जिसमें श्रवण बाधित भी शामिल है, के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो उन्हें रोजगार के सुरक्षित अवसर प्रदान करता है। एक टेबल बनी है, आइए देखते हैं क्या इसमें। विकास, भाषा की देरी से संबंधित है। समाधान कैसे हो सकता है? शीघ्र हस्तक्षेप और स्पेस थेरेपी के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में मौखिक निर्देशों को समझना कैसे उपयोग किया जा सकता है? सांकेतिक भाषा, दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा। रोजगार, कार्यस्थल पर संवाद, तकनीकी उपकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और संवेदीकरण से। विशेष शिक्षा का क्या लक्ष्य है? विशेष शिक्षा इन बच्चों को सांकेतिक भाषा और सहायक उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाती है, ताकि वे अपने विकास की बाधाओं को पार कर सकें और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें। भारतीय कानून आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। यहाँ इसके तहत मिलने वाली कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार, राइट्स इन एजुकेशन क्या होता है? सरकार यह सुनिश्चित करती है कि
श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा ना आए। निशुल्क शिक्षा। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए श्रवण बाधित बच्चों को उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्च संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 5% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। परीक्षा में छूट। परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय आमतौर पर प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त है। अनिवार्य भाषा, जैसे दूसरी या तीसरी भाषा के स्थान पर वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने की छूट। सांकेतिक भाषा के दुभाषी इंटरप्रेटर की अनुमति। सहायक उपकरण। स्कूल और कॉलेजों द्वारा हियरिंग एड, एफएम सिस्टम और अन्य शिक्षण सामग्री का मुफ्त वितरण। रोजगार के क्षेत्र में अधिक अधिकार। क्या है रोजगार के क्षेत्र में अधिकार? क्या है? राइट्स इन एम्प्लॉयमेंट में रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव को खत्म करने के लिए सख्त नियम बनाए गए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में कुल पदों का 1% आरक्षण विशेष रूप से श्रवण बाधित के लिए आरक्षित है। पदोन्नति में आरक्षण केवल भर्ती में ही नहीं बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ मिलता है। समान वेतन और अवसर। किसी भी कर्मचारी को केवल उसके सुनने की अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता या वेतन कम नहीं किया जा सकता। कार्यस्थल पर सुविधाएं। नियोक्ता एम्प्लॉयर का यह कर्तव्य है कि वह श्रवण बाधित कर्मचारियों के लिए बैरियर फ्री वातावरण तैयार करें, जैसे दृश्य संकेत या अलार्म लगाना। सामाजिक और आर्थिक लाभ। परिवहन में छूट। रेलवे और राज्य परिवहन की बसों के किराए में भी भारी छूट है। आयकर में लाभ। आयकर अधिनियम की धारा 80 यू के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को टैक्स में विशेष कटौती का लाभ मिलता है। दिव्यांगता पेंशन। कई राज्य सरकारें उन श्रवण बाधित व्यक्तियों को मासिक पेंशन भी प्रदान करती हैं जो बेरोजगार या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या होता है? एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है जो जारी किया जाता है, पूरे भारत में मान्य है और सभी लाभों को प्राप्त करने का एकल दस्तावेज होता है। शिकायतों का निवारण। यदि किसी श्रवण बाधित व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह निम्नलिखित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। किसके किसके पास? मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, केंद्र स्तर पर होता है। राज्य आयुक्त राज्य स्तर पर होता है। श्रवण हानि का वाक प्रबोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रवण हानि का वाक प्रबोध अर्थात स्पीच परसेप्शन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। क्या है? वाक प्रबोध का अर्थ है आवाज को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उस ध्वनि को पहचान कर उसका अर्थ समझना। जब सुनने की क्षमता प्रभावित होती है तो मस्तिष्क तक पहुंचने वाले ध्वनि संकेत अधूरे या डिसऑर्टेड या विकृत होते हैं। विशेष शिक्षा और वाणी विज्ञान स्पीच साइंस के संदर्भ में इसके प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ध्वनि स्पष्टता में कमी, लॉस ऑफ क्लैरिटी। श्रवण हानि केवल आवाज की ऊंचाई को कम नहीं करती बल्कि ध्वनि की अस्पष्टता को भी खत्म कर देती है। व्यंजन ध्वनियों का लोप। अधिकांश व्यंजन जैसे एस, एफ, टी एच, एस एच, टी पी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां होती है। श्रवण बाधित बच्चों को ये ध्वनियां सुनाई नहीं देती जिससे उन्हें शा और शा या पा और बा के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। अधूरे शब्द। बच्चा अक्सर शब्दों के केवल स्वर वॉवेल सुन पाता है और व्यंजन छोड़ देता है जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। शोर में सुनने की क्षमता। डिफिकल्टी इन बैकग्राउंड नॉइज। एक सामान्य व्यक्ति भीड़ में भी सामने वाले की बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है लेकिन श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है? एसएनआर का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। सिग्नल टू नॉइज, इनके लिए मुख्य आवाज सिग्नल और पीछे की ओर शोर, पीछे का शोर नॉइज आपस में मिल जाते हैं। इससे कक्षा या बाजार जैसे स्थानों पर वाक प्रबोध लगभग असंभव हो जाता है। वाक दूरी का प्रभाव, डिस्टेंस इफेक्ट। दूरी बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता तेजी से घटती है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सुनने का घेरा हियरिंग स्क्वायर बहुत छोटा होता है।
शिक्षक यदि उनसे 6 फीट से अधिक दूरी है तो वे शब्दों के सूक्ष्म अंतर को नहीं पहचान पाते, जिससे वाक प्रबोध प्रभावित होता है। दृश्य संकेतों पर अत्यधिक निर्भरता। जब कानों से मिलने वाली सूचनाएं अधूरी होती हैं, तो मस्तिष्क लिप रीडिंग और चेहरे के भावों पर निर्भर होता है। यदि वक्ता ने मुंह पर हाथ रखा है तो यदि वक्ता ने मुंह पर हाथ रखा है या अंधेरे में बोल रहा है तो श्रवण बाधित व्यक्ति का वाक प्रबोध शून्य हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। यदि वक्ता ने मुंह पर हाथ रखा है या अंधेरे में बोल रहा है तो श्रवण बाधित व्यक्ति का वाक प्रबोध शून्य हो सकता है। भाषाई विकास और शब्दावली पर प्रभाव। अमूर्त शब्द, दया, ईमानदारी या भविष्य जैसे शब्दों को समझना कठिन होता है क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य संकेत नहीं होता और सुनने में ये जटिल होते हैं। व्याकरणिक त्रुटियां। अक्सर ये बच्चे शब्दों के प्रत्यय सफिक्स जैसे रहा है, रही थी, ओ बहुवचन को नहीं सुन पाते, जिससे उनका वाक प्रबोध और संप्रेषण व्याकरणिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। वाक प्रबोध सुधारने के उपाय क्या है? एक तरफ चुनौती है, दूसरी तरफ समाधान। ध्वनि विकृति के बारे में अगर हम बात करें, डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट से संबंधित है। पृष्ठभूमि शोर, एफएम सिस्टम का उपयोग करना। स्पष्टता की कमी क्या होती है? स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी ट्रेनिंग। दूरी की समस्या, कक्षा में पहली पंक्ति में बैठाना। विशेष शिक्षक के लिए सुझाव। वाक प्रबोध को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को हमेशा फेस टू फेस संवाद करना चाहिए और छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बोलते समय हाथों के संकेतों का प्रयोग करने से बच्चे को अर्थ समझने में आसानी होती है। भाषा और श्रवण सीखने के लिए प्रारंभिक पहचान और महत्वपूर्ण अवधि। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक पहचान और महत्वपूर्ण अवधि दो ऐसे स्तंभ हैं जो एक श्रवण बाधित बच्चों के भविष्य की दिशा तय करते हैं। भाषा सीखने और श्रवण कौशल विकसित करने के लिए इनका महत्व नीचे दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक पहचान की। प्रारंभिक पहचान का अर्थ है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या जीवन के शुरुआती महीनों में ही श्रवण बाधिता का पता लगा होना। क्यों आवश्यक है? यदि पहचान में देरी होती है तो बच्चा ध्वनि की दुनिया से कट जाता है, जिससे उससे मस्तिष्क के सुनने वाले हिस्से का विकास रुक जाता है। 136 का सिद्धांत। विश्व स्तर पर प्रारंभिक पहचान के लिए यह मानक अपनाया जाता है। 1 माह, जन्म के 1 महीने के भीतर OAE स्क्रीनिंग द्वारा सुनने की जांच करना। 3 माह, यदि स्क्रीनिंग में संदेह हो तो 3 महीने तक डायग्नोस्टिक जांच जैसे डेरा द्वारा बहरेपन की पुष्टि। 6 माह, 6 महीने की उम्र तक बच्चे को हियरिंग एड या उपचार मिल जाना चाहिए। महत्वपूर्ण अवधि। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या होता है? मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा सीखने के लिए एक सुनहरी खिड़की होती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। अवधि, यह मुख्य रूप से जन्म से 5 वर्ष तक की आयु होती है। इस दौरान मस्तिष्क बहुत अधिक लचीला प्लास्टिक होता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। श्रवण और मस्तिष्क का विकास। यदि इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क तक आवाज नहीं पहुंचती है तो मस्तिष्क का वह हिस्सा अन्य कार्यों जैसे दृष्टि के लिए उपयोग होने लगता है। इसके बाद बच्चा हियरिंग ऐड लगाकर सुन तो सकता है, लेकिन शब्दों का अर्थ समझने में उसे बहुत कठिनाई होती है। प्रभाव। 5 वर्ष की आयु बीत जाने के बाद भाषा सीखना अत्यंत कठिन और धीमा हो जाता है। भाषा और श्रवण सीखने पर प्रभाव। चरण क्या होता है? 0 से 6 माह। विशेषता है ध्वनियों की प्रति प्रतिक्रिया। यदि पहचान ना हो तो बच्चा अपनी माँ की आवाज या खिलौने की आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। 6 से 12, बड़बड़ाना, बबलिंग जिसको बोलते हैं। सामान्य बच्चे दादा, मामा,
करते हैं, जबकि श्रवण बाधित बच्चे धीरे धीरे चुप होने लगते हैं। 1 से 3 वर्ष शब्द और वाक्य निर्माण या भाषा सीखने का सबसे तीव्र समय है। पहचान होने पर इस दौरान कॉक्लियर इम्प्लांट सबसे सफल होता है। चरण अगला क्या है? 3 से 5 वर्ष व्याकरण और जटिल भाषा। इस समय तक यदि हस्तक्षेप ना हो तो बच्चा सामान्य बच्चों से शैक्षिक रूप से बहुत पीछे छूट जाता है। अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप के क्या लाभ हैं? एक बार पहचान होने के बाद महत्वपूर्ण अवधि का लाभ उठाने के लिए तुरंत ये कदम उठाए जाते हैं। पहला क्या है? उपयुक्त तकनीकें, डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए मस्तिष्क तक ध्वनि पहुंचाना। दूसरा, श्रवण प्रशिक्षण, बच्चे को आवाज का पता लगाना, उसमें अंतर करना और उसे पहचानना सिखाना। स्पीच थेरेपी, बच्चे को बोलना और संवाद करना सिखाना। माता पिता का मार्गदर्शन, क्योंकि बच्चा सबसे अधिक समय परिवार के साथ बिताता है, इसलिए माता पिता को बच्चे से बात करने के तरीके से सिखाना। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? विशेष शिक्षा में कहा जाता है कि हियरिंग इज ए ब्रेन इशू, नॉट जस्ट एन ईयर इशू। कान केवल माध्यम है, सुनना मस्तिष्क का काम है। यदि हम प्रारंभिक पहचान करके महत्वपूर्ण अवधि के भीतर हस्तक्षेप करते हैं तो श्रवण बाधित बच्चा भी मुख्य धारा में शामिल होकर सामान्य रूप से बोलना और पढ़ना सीख सकता है। श्रवण व्यवहार के विकासात्मक प्रभाव। श्रवण व्यवहार का अर्थ है कि एक बच्चा ध्वनियों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है और उन्हें कैसे समझता है। यह व्यवहार बच्चे के समग्र विकास का इंजन होता है। यदि श्रवण व्यवहार में बाधा आती है तो इसके प्रभाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर एक डोमिनो प्रभाव, चेन रिएक्शन की तरह पड़ता है। विशेष शिक्षा के संदर्भ में श्रवण व्यवहार के विकासात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। भाषाई विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा पूरी तरह से श्रवण पर आधारित है। बच्चा वही बोलता है जो वह सुनता है। शब्दावली का अभाव, श्रवण बाधित बच्चा क्रिया जैसे खाना पीना तो सीख जाता है, लेकिन विशेषण जैसे सुंदर, धीरे और अमूर्त शब्द जैसे भरोसा, कल सीखने में पीछे रह जाता है। व्याकरणिक संरचना, बच्चा वाक्यों को सही क्रम में नहीं लगा पाता क्योंकि उसने बातचीत के दौरान व्याकरण के सूक्ष्म नियमों को कभी सुना ही नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास, सुनना केवल सूचना प्राप्त करना नहीं बल्कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना भी है। अवधारणा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है? हम सुनकर बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे आसमान नीला है। सुनने की कमी से बच्चे की दुनिया के बारे में बुनियादी समझ सीमित हो जाती है। स्मृति और ध्यान, श्रवण व्यवहार में कमी होने से बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी, सुनी हुई बात को याद रखना कमजोर हो जाती है, जिससे उसे निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है। सामाजिक और व्यवहारगत विकास, श्रवण व्यवहार का सबसे गहरा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सामाजिक अलगाव, समूह में हो रही बातचीत को ना समझ पाने के कारण बच्चा अकेला रहना पसंद करने लगता है। व्यवहारगत समस्याएं, जब बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता या दूसरों की बात समझ नहीं पाता तो वह चिड़चिड़ा, आक्रामक या बहुत शांत हो सकता है। इसे अक्सर कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। शैक्षणिक प्रभाव, स्कूल में सीखना मुख्य रूप से शिक्षक के बोलने पर निर्भर करता है। उन्हें शब्दों की ध्वनियों को पहचानने में दिक्कत आती है, जिससे उनकी रीडिंग और स्पेलिंग खराब हो जाती है। एकाग्रता की कमी, कक्षा के शोर में शिक्षक की आवाज को अलग न कर पाने के कारण बच्चा जल्दी थक जाता है। लिसनिंग फेटिग, और उसका ध्यान भटकने लगता है। श्रवण व्यवहार के मील के पत्थर और उस पे प्रभाव क्या है, आगे देखते हैं। आयु 0 से 3 माह। सामान्य श्रवण व्यवहार, बाधित व्यवहार का प्रभाव होता है। तेज आवाज पर चौंकना, आवाज के प्रति कोई प्रक्रिया न देना। 4 से 6 माह में आवाज की दिशा में मुड़ना, नाम पुकारने पर भी ध्यान न देना। 7 से 12 में
सामान्य शब्दों जैसे ना, बाय को समझना। बड़बड़ाना कम होना या बंद हो जाना। 1 से 2 वर्ष में क्या होता है? सरल निर्देशों का पालन करना, निर्देशों को ना समझ पाना, केवल इशारों पर निर्भर रहना। विशेष शिक्षक की भूमिका श्रवण व्यवहार को विकसित करना है। एक विशेष शिक्षक श्रवण प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को निम्नलिखित चरण सिखाता है। क्या? ध्वनि की उपस्थिति, आवाज है या नहीं, यह पहचानना। ध्वनि भेद, दो अलग आवाजों में अंतर करना। पहचान, आवाज सुनकर बताना कि वह किसकी है। बोध, कॉम्प्रिहेंशन, पूरी बात का अर्थ समझाना। श्रवण प्रशिक्षण, ऑडिटरी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चे के मस्तिष्क को ध्वनि का अर्थ समझने के लिए तैयार करना है। विशेष शिक्षा में इसे श्रवण ऑडिटरी हायरकी पदानुक्रम के चरणों में बांटा गया है, जहाँ घर और कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों का विस्तार से विवरण है। अब हम बात करेंगे ध्वनि की उपस्थिति का बोध। यह पहला चरण है जहां बच्चा यह सीखता है कि आवाज है या नहीं है। गतिविधि, आवाज और ब्लॉक है। बच्चे के कान के पास बिना उसे दिखे कोई बाजा या ड्रम बजाए। जैसे ही बच्चा आवाज सुने, उसे एक ब्लॉक या खिलौना टोकरी में डालना है। आवाज बंद होने पर बच्चे को रुक जाना चाहिए। उद्देश्य, यह बच्चे को चौकन्ना रहने और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देना सिखाता है। ध्वनि का विभेदीकरण, यहाँ बच्चा दो अलग अलग ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है। गतिविधि क्या है? लंबी और छोटी आवाज, बच्चे को एक लंबी सीटी और एक छोटी सीटी सुनाए। लंबी आवाज पर बच्चे को हाथ फैलाना है और छोटी पर ताली बजाना है। गतिविधि क्या है अगली? पशुओं की आवाज, कुत्ते के भौंकने और बिल्ली की आवाज में अंतर करना सिखाएं। उद्देश्य, यह बच्चे को ध्वनि की विशेषताओं, पिच, अवधि, तीव्रता को समझने में मदद करता है। ध्वनि की पहचान, इस चरण में बच्चा ध्वनि को सुनकर उसे किसी वस्तु या शब्द से जोड़ना सिखाता है। गतिविधि क्या है? लिंग सिक्स साउंड क्या होता है? 6 बुनियादी ध्वनियों का उपयोग करना। ए, यू, आई, एस, एच, एस, एम। 6 बुनियादी ध्वनियों का उपयोग करके ये ध्वनियाँ पूरे भाषण स्पेक्ट्रम को कवर करती है। बच्चा सुनकर बताए कि आपने कौन सी ध्वनि बोली है। गतिविधि क्या होती है? पिक्चर कार्ड्स, अगला क्या है? पिक्चर कार्ड्स, मेज पर कुछ चित्र रखे हैं जैसे सेब, बस, कुत्ता। आप कहें बस तो बच्चा बिना होठ देखे सही चित्र उठाए। उद्देश्य, यह शब्दकोश विकसित करने की नींव है। ध्वनि का बोध या समझना क्या होता है? यह सबसे उच्च स्तर है जहां बच्चा पूरी बात का अर्थ समझता है और संवाद करता है। गतिविधि, निर्देशों का पालन, बच्चे को जटिल निर्देश दें। नीली गेंद उठाओ और उसे मेज के नीचे रख दो। गतिविधि, कहानी सुनाना, एक छोटी कहानी सुनाएं और उसके बाद उससे संबंधित सरल प्रश्न पूछें। उद्देश्य क्या होगा? यह बच्चे को सामान्य स्कूल और समाज में बातचीत के लिए तैयार करता है। विशेष शिक्षा में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण उपकरण क्या होता है? स्पीच ट्रेनर, आवाज को कई गुना बढ़ाकर स्पष्टता से सुनाने के लिए। ऑडियोमीटर का उपयोग क्या होता है? समय समय पर सुनने की क्षमता की जांच के लिए। वाइब्रेटरी एड्स क्या होता है? गंभीर बच्चों के लिए जो कंपन महसूस करके ध्वनि पहचानते हैं। यहाँ आपकी सेकेंड यूनिट्स कंप्लीट होती है। जल्दी ही हम थर्ड यूनिट्स के लेक्चर के साथ मिलेंगे।